हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे सभी लोग, और मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग बहुत जल्दी से सिलेक्ट हो जाएं और पढ़ते रहें। इसी तरह से कोरोना काल में जरूर आपकी स्टडी पर प्रभावित हुई है, ऑफलाइन क्लासें बंद हो गई हैं, लेकिन साथियों आपकी एजुकेशन पे मेरे द्वारा कई टीचर आपके सहयोग में खड़े हुए हैं, आपको बराबर एजुकेशन दे रहे हैं। तो बराबर पढ़ते रहें, पढ़ाई में कोई कमी ना रखें, क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो आपके स्तर को ऊंचा कर सकती है। ठीक है ना। तो आप एजुकेट होंगे तो समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो आप समझते हैं एक बेहतर समाज बन पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं नागरिकता के बारे में। और नागरिकता संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5, 6, 7 तो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज आपको पढ़ना है अनुच्छेद 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। तो कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, इसका बहुत अच्छे से आपका प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इन्हीं चीजों को आज आप डिटेल में समझें। अगर आपको नहीं पता है कि नागरिक क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, तो जिस तरह से साथियों आप अपने घर में रहते हो, आप अपने घर के सदस्य हो। अगर आप अपने घर में हो तो आपको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होंगे, या आपके घर पर कोई बाहर का व्यक्ति अगर रहने आएगा तो उसे ज्यादा अधिकार होंगे। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर मुझे ही ज्यादा अधिकार होंगे, तो मतलब आप उस घर के सदस्य हुए ना। इसी तरह से अगर भारत में कोई व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति क्या आएगा, एज अ गेस्ट आएगा, तो वह भारत का जब नागरिक नहीं है तो उसे उतनी स्वतंत्रता नहीं होगी जितनी आपको स्वतंत्रता है। जितनी आपको स्वतंत्रता होगी उतनी स्वतंत्रता उस व्यक्ति को नहीं होगी। तो यही कहा जाता है कि आप अगर भारत के नागरिक बन जाएंगे, आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको सारी की सारी स्वतंत्रताएं मिल जाएंगी। आपका एक वोटर कार्ड होगा जो भारत का होगा, आप वोट दे सकते हो। आपका आधार कार्ड भारत का होगा। आप साथियों कोई भी चुनाव लड़ सकते हो, है ना, कहीं भी आ जा सकते हो, स्वतंत्रता है आपको। पूरा आर्टिकल जो नंबर आर्टिकल 19 है, वो पूरी स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। ऐसे ही काफी प्रावधान है जो आपको भारत के नागरिकता होने पर दे दिए जाते हैं। अगर आप उस घर के सदस्य बन जाओगे तभी तो आपको पूरे के पूरे अधिकार मिलेंगे। अगर आप सदस्य हो ही नहीं उस घर के, तो अधिकार कम रहेंगे ना आपको, कंपेयर टू उस घर के सदस्य के, है ना। तो यही कहा जाता है कि नागरिकता यही होती है नागरिकता, कि आप उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लें। चलें तो अनुच्छेद 8 में देखिए क्या कह रहा है। 7 तक हम पढ़ा चुके थे, अनुच्छेद 8 देखें। और जो भी मेरे प्यारे साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 सेकंड का समय लगेगा, जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आपका काफी फायदा होने वाला है। मैं आपको पूरा का पूरा पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, जहां पर आपको पूरे के पूरे नोट्स दे दिए जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्लास अटेंड करना है आकर, और बस पढ़ना है उसको, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 कहता है साथियों कि भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यहां पर व्यक्ति कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है ना। ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया कि भारत से बाहर रहने वाले जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता के क्या अधिकार होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय मूल क्या है। ये ससुरा जो भारतीय मूल है ना, ये क्या है। तो भारतीय मूल का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस जो भारत में तो जन्मा हो लेकिन भारत में रह नहीं रहा हो, वह भारत में नहीं रहता हो, वो रह रहा हो विदेशों में। और अगर कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों से ज्यादा विदेशों में रहता है और भारत में नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं कि जन्म तो भारत में हुआ लेकिन विदेशों में रह रहा है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। लेकिन उसकी 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहेगा तो उसको
नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी ऑटोमेटिक ही स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति आपकी नागरिकता पाना चाहता है, अगर अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आ रहा है उस वो नागरिकता पाना चाहता है साथियों, तो उसे जाना होगा उस देश में भारतीय दूतावास बना होगा। भारतीय दूतावास एम्बेसी बनी होती है ना, तो वहां पर जाना होगा और वहां पर उच्चायुक्त या राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर या उच्चायुक्त कहते हैं कमिश्नर। देखो, कमिश्नर और उच्चायुक्त में मतलब कमिश्नर और एम्बेसडर में मतलब समझ लो, मतलब राजदूत और हमारे उच्चायुक्त में अर्थ अंतर क्या होता है। जो भी देश हमारे राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, उन देशों में जो हमारा राजदूत उसे कहा जाएगा, जो भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उसे कहा जाएगा उच्चायुक्त। दूतावास के जो अधिकारी होगा उसे उच्चायुक्त कहा जाएगा, कमिश्नर कहा जाएगा। और जो भी हमारे देश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है, जैसे यूएसए अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, तो इसको कहा जाएगा, वहां पर जो दूतावास होगा वहां पर जो अधिकारी बैठा होगा उसे राजदूत कहा जाएगा, उसे एम्बेसडर कहा जाएगा। बात समझ में आ गई कि राजदूत और एम्बेसडर में, यहाँ राजदूत जैसे एम्बेसडर और यहाँ पर हमारे उच्चायुक्त जैसे कमिश्नर कहा जाता है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो वहां पर आपको ऑफिस जाकर, उनके दूतावास में जाकर क्या करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी। और एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कर लेने के बाद आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आप नागरिकता पा सकते हो अगर आप अनुच्छेद 8 के द्वारा आ रहे हो। अब अनुच्छेद 9 में देखें, अनुच्छेद 9 देखिए, अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में ये कहता है साथियों कि विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हो, विदेशी राज्य की कोई भी देश की आप देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हो, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वतः ही। क्योंकि भारत में कैसी है नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहां पर आप लिखेंगे विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेने पर, स्वेच्छा से स्वीकार कर लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त तो हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है। मतलब आप समझ गए ना कि अगर आप किसी भी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लोगे तो भारतीय नागरिकता आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में प्रावधान है कि एकल नागरिकता, बस आप अगर भारत के नागरिक हो तो और किसी देश के नागरिक नहीं हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके अक्षय कुमार जी ने कनाडा की नागरिकता अपनी मर्जी से स्वीकार कर ली, और कनाडा की नागरिकता स्वीकार करते ही उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई, क्योंकि वो भारत के जन्म लिया है उन्होंने भारत में, और वो भारत के प्रति अपना हृदय बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छे उनके विचार हैं भारत के प्रति, भारत के प्रति विचार खराब नहीं है उनके, बहुत अच्छे विचार हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता के लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन के द्वारा वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह साथियों आपको बता दूं कि जो अमिताभ बच्चन है, वो यूएसए ने एक बढ़िया व्यवस्था की है कि यूएसए आपको नागरिकता नहीं देगा। अगर मान के चलो आप भारत के नागरिक हैं और अच्छी हस्ती हैं भारत में, कोई जानी पहचानी बहुत फेमस हस्ती हैं, तो यूएसए ने एक व्यवस्था की है कि उसने ग्रीन कार्ड बना के रखा है कि आपको एक ग्रीन कार्ड दे देगा, तो ग्रीन कार्ड के आधार पर आप वहां पर आ जा सकते हो, वहां की नागरिकता प्राप्त किए बिना आप वहां पर रह सकते हो। ठीक है ना, ऐसी व्यवस्थाएं यूएसए ने की हैं, ग्रीन कार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है। ओके, अब चलते हैं अनुच्छेद 10। देखिए अनुच्छेद 10 में क्या कहता है ये, अनुच्छेद 10 में कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या कह रहा है,
अनुच्छेद 10 में कह रहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद, ये सारे अनुच्छेद आपको याद करना है, ठीक है ना, और आराम से हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब भाई इसका मतलब समझो, देखो क्या होता है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना मतलब होता है साथियों, यहाँ पर मेरी वजह से छुप रहा है, ये मैं अपने आप को गायब कर दूं, 1 मिनट। ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहना का मतलब है कि ऐसे अधिकार जो आपको भारत के नागरिक होने पर दिए जाते हैं। अब भारत के नागरिक होने पर आपको अधिकार तो दे दिए, तो वो तब तक बने रहेंगे, वो कभी आपके समाप्त नहीं होंगे जब तक कि साथियों उन पर संसद कानून बनाकर उनमें कोई चेंज ना करे, ठीक है ना। तो ये अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। जब तक कि संसद उन पर कानून बनाकर उनमें चेंज नहीं करेगी, आपके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। जो भी आप भारत के नागरिक हैं तब तक आपके अधिकार बने रहेंगे। जैसे आप घर में रहते हो, आप घर में रह रहे हो तो घर में आपके जो अधिकार हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, खा पी सकते हो, है ना। तो ये अधिकार है। जब तक कि उस घर का मुखिया अपने नए नियम ना बना दे कि भाई आप घर के सदस्य हो, अब आप यहां से यहां नहीं जाओगे, तो तब तक आपके अधिकार बने रहेंगे। इसी तरह से भारत की नागरिकता है, नागरिकता के अधिकार आपके बने रहेंगे जब तक कि संसद उनमें कोई चेंज ना करे, कानून बनाकर, ठीक है। तो इसी बारे में अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का, देखिए यहां पर, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब इसका समझिए क्या होता है, इसका मतलब संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन किया जाना। साथियों इसका मतलब हुआ कि संसद कोई भी कानून बनाएगी आपके नागरिकता के अधिकारों पर और उसको रेगुलेट करेगी, तो संसद के द्वारा कोई भी कानून आपके नागरिकता पर बनाया जाएगा। इस आधार पर अनुच्छेद 11 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में इसका प्रावधान किया गया है। तो बस अनुच्छेद 11 में आपको यही पढ़ना है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों पर कोई कानून बनाया जाएगा और उसको रेगुलेट किया जाएगा। और अनुच्छेद 10 में क्या दिया गया था कि जो भी आपके अधिकार हैं उनका बने रहना, कब तक, जब तक कि संसद उस पर कानून ना बना दे। तो 11वें अनुच्छेद में संसद ने कानून बना देगी। अब साथियों ये हो गए आपके अनुच्छेद 8, 9, 10, 11। अब इन अनुच्छेदों के बाद आपको पढ़ना है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी, क्या क्या आधार हैं, आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अनुच्छेदों में तो बस ये दिया कि आपके ये आधार पे करोगे, लेकिन उनकी डिटेल जानकारी क्या है, कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, तो देखिए इनके बारे में अब आप जानकारी प्राप्त करें। तो हेडिंग डाल दो नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की प्राप्ति, ठीक है। देखिए नागरिकता की प्राप्ति कैसे कैसे प्राप्त होती है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं जन्म से, जन्म द्वारा। इसको समझें, जन्म द्वारा कैसे होती है साथियों। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत राज्य की सीमा के अंदर 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद होता है, तो उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके या पिता माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है।
तो बस उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। हाँ, समझ में आई? तो जन्म के आधार पर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। यहां पर मैंने जन्म में क्या बताया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत राज्य की सीमा, उसके बाद भारत राज्य की सीमा में जन्म लेने वाला व्यक्ति व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। शर्त क्या है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दूसरा देखें आप, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। देखिए भाई, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता क्या होगी? वाई डिसेंट सिटीजनशिप। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत राज्य की सीमा के बाहर हुआ, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट क्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, कट्टर दुश्मनी है अपनी इनसे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अतिरिक्त विश्व के किसी भी देश में अगर उसका जन्म हुआ तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। समझो शर्तें क्या है। शर्त नंबर 1 है साथियों कि उस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ या इसके बाद में, 26 जनवरी 1950 या इसके बाद हुआ 10 दिसंबर 1992 से पहले। देखिए, डेट याद रखना है आपको, क्या? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले, 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ। तो इस कंडीशन में यह शर्त है कि यहां पर अगर व्यक्ति का जन्म बाहर होता है भारत के, और भारत के बाहर होने पर उसके टाइम ड्यूरेशन ये होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक से, इससे पहले होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी वंशक्रम के आधार पर। बस शर्त यह है कि उसके पिता भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पिता का भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है, तभी उसे वंशक्रम के आधार पर नागरिकता मिल पाएगी। अब शर्त नंबर 2 ये है कि साथियों, अगर उस व्यक्ति का जन्म, उस बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या फिर इसके बाद हुआ है 3 दिसंबर 2004 से पहले। देखिए, 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद। शर्त नंबर 2 है कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले देश के बाहर हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनके अलावा किसी भी देश में हुआ है तो उस बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है, और तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। तो यहां पर आपने टाइम ड्यूरेशन देखा कि टाइम ड्यूरेशन यहां पर बहुत महत्व रखता है कि 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो माता या पिता कोई भी एक अगर भारतीय नागरिक होगा, पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी।
जैसे कि यहाँ पर राहुल गांधी जी का हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं कि राहुल गांधी के जो पिता हैं वो है हमारे राजीव गांधी, और माता जी हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। अब ये बताइए, राजीव गांधी तो इंडियन थे, राजीव गांधी तो इंडियन थे, लेकिन इन्होंने शादी किनसे की थी? सोनिया गांधी से। और सोनिया गांधी कौन थी? इटालियन थी। ये थी इटालियन, ठीक है ना। सोनिया गांधी थी इटालियन। तो राजीव गांधी जी ने शादी की सोनिया गांधी जी से। ये तो भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन पिता राजीव गांधी भारत के नागरिक थे, तो राहुल गांधी को क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी ना। समझे? फिर साथियों इसके बाद प्रावधान ये है कि जो व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद और अभी तक, 3 दिसंबर 2004 से अभी तक में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उस बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। प्लस प्लस साथ ही उनके माता पिता को भारतीय दूतावास में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी, और एप्लीकेशन देने का जो समय है वो बच्चे के 1 वर्ष, मतलब बच्चे के होने के 1 वर्ष तक या फिर 1 वर्ष से पहले आवेदन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर वो होता है 3 दिसंबर 2004, या इसके बाद अभी तक, इसके बाद आज तक में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो यहां पर साथियों वो अगर भारत के बाहर पैदा हुआ है, तो भारत के बाहर पैदा होने पर प्रावधान ये है कि उसके भारत माता या पिता में से, माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, ठीक है ना। किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। प्लस यहां पर इतने से ही काम नहीं बनेगा, अब प्लस उसको साथियों जो बच्चा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके माता पिता के द्वारा भारतीय दूतावास में जाकर, और तब उस बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 वर्ष से ज्यादा हो जाता है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने एप्लीकेशन नहीं दी था भारतीय दूतावास में, तो क्या हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन निरस्त कर दी जाएगी, और ऐसे बच्चे को वंशक्रम के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे बच्चे को वंशक्रम के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तीसरा पॉइंट देखें हम साथियों, यहां पर दूसरा था वंशक्रम के आधार पर, तीसरा पॉइंट है पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। आप पंजीकरण करवा कर या रजिस्ट्रीकरण कहते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन करवा कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अब देखो, भारत का संबंध जिससे अच्छा होता है, जिन देशों से संबंध अच्छा होता है, तो वहां पर प्रोसेस ये है कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अपना करा लें और आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अच्छे देश जैसे कि जहां पर भारत का घनिष्ठ मित्रता है, जिन देशों से रिलेशन काफी अच्छे हैं, वहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने मात्र से वहां पर काम बन जाता है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई शत्रु देश से हो, कोई दुश्मन देश से हो, तो आपको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। देखें, जैसे कि हमारा रशिया, भारत का जो अच्छा मित्र है रशिया कहा जाता है, और रशिया का अगर कोई नागरिक, रशिया का कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो भारत उसे आसानी से नागरिकता दे देगा, केवल रजिस्ट्रेशन कराने पर ही, ठीक है ना। लेकिन कुछ जरूरतें हैं यहाँ पर, जैसे कि अच्छा संबंध अगर हमारा है दूसरे देश से, तो उसे तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा मिल जाएगी नागरिकता। लेकिन साथियों अगर कोई दुश्मन देश के साथ, कोई दुश्मन देश का नागरिक यहाँ पर हमारे
नागरिकता पाना चाहता है, भारतीय नागरिकता, तो उसे क्या करना होगा, उसे 7 वर्ष पहले से, आवेदन करने के 7 वर्ष पहले से भारत में रहना जरूरी है और लगातार 7 वर्ष तक वो भारत में रह रहा हो। तब सरकार उसकी एप्लीकेशन, जब वो 7 वर्ष बाद एप्लीकेशन देगा तो सरकार उसके एप्लीकेशन पर विचार करेगी कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि आप दुश्मन देश के हो, पता नहीं आप किसी आतंकवादी संगठन से भी हो सकते हो, तो भारत सरकार इसकी पूरी जांच परख करने के बाद ही आपको नागरिकता देती है। ठीक है, तो यहां पर आपने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता, हेडिंग क्या हमने दे दी थी पिछली बार, यहाँ पर नहीं दी, तो रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, तो इसका हमने आपको बता दिया है कि जिस देश से संबंध अच्छे होंगे तो वहां पर आपको पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण भी कहा जाता है, उसके द्वारा आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जिस देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो वहां के नागरिकों को 7 वर्ष तक पहले तो यहाँ पे रहना होगा। ठीक है, लेकिन दुश्मन देश का हो, लेकिन उसका दुश्मन देश से उस समय कोई नाता ना हो जब भारत की लड़ाई उस देश से हो। ठीक है ना, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन तब भी उसको भारत में एप्लीकेशन देने से पहले 7 वर्ष रहना पड़ेगा और फिर जाके एप्लीकेशन देगा वो, और तब जाके भारत सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी कि हमें नागरिकता आपको देनी है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फिर जांच पड़ताल होगी, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसकी जांच होगी, एजेंसियां लगा दी जाती हैं उसके पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं आतंकवादी संगठन से कोई जुड़ा हुआ है और भारत की नागरिकता पाकर भारत को पता चला ताजमहल उड़ाने की प्लानिंग चल रही है उसकी। तो ऐसा सरकार क्या करती है, पता करती है उसके बारे में पहले, तब जाके उसे नागरिकता दी जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप यहां पर याद रखें साथियों कि अगर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो उसे भी क्या करना होगा, भारत में एप्लीकेशन देनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी और भारत में आकर 7 वर्ष तक पहले रहना पड़ेगा सामान्य रूप से, पहले 7 वर्ष तक सामान्य रूप से भारत में आकर रहना पड़ेगा और तब वो एप्लीकेशन देगा सरकार को और सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। पता चला आप बाहर गए किसी भी देश में और बाहर जाकर आप जुड़ गए किसी आतंकवादी संगठन से और आपकी मंशा यहाँ पर भारत में आकर संसद को उड़ाने की हो गई, फिर तो सरकार अपनी सिक्योरिटी पूरी अच्छे से निभाती है, सिक्योरिटी करती है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर साथियों है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को, अगर आप भारतीय हो और आपके बच्चे विदेशों में हैं, पढ़ रहे हैं, नाबालिग हैं, तो उनको भी नागरिकता ऐसे ही नहीं दी जाएगी कि आपके भारत के नागरिक पिता और माता हैं तो आपको दे दी जाए, नहीं। अगर आप 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर रह रहे हो तो उस आधार पर आपको नागरिकता के लिए प्रावधान ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा भारत में। ठीक है ना, तब जाके आपको नागरिकता दी जाएगी। और एक और पॉइंट यहां पर बनता है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको, मान के चलो आपने शादी कर ली भारत से बाहर किसी भी देश में, और भारत से बाहर किसी भी देश में शादी कर ली, तो जो शादी होकर आएगी, अगर आप लड़के हैं तो आप लड़की से शादी करोगे, तो जो लड़की शादी होकर आएगी तो उसे स्वतः ही नागरिकता नहीं मिलेगी। ये धारणा कभी मत रखना कि मैं शादी कर लूंगा बाहर और वो भारत की नागरिक बन जाएगी, नहीं। उसको नागरिकता के लिए पहले 7 वर्ष तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, 7 वर्ष तक भारत में सामान्य रूप से रहना पड़ेगा और 7 वर्ष के बाद उसे आवेदन करना होगा और आवेदन के बाद ही उसे नागरिकता दी जाएगी। बात समझे? शादी कर भी लाओगे ना तब भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक कि वो 7 वर्ष तक सामान्य रूप से ना रहे और वो आवेदन करे 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो इस आधार पर उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये तो प्रावधान था नागरिकता प्राप्ति के। ठीक है साथियों,
अब यहां पर प्रावधान आपको और भी पढ़ना है कि आपके ऐसे देश जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं है, जिनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं है, उन देशों के नागरिकों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो साथियों उसका भी प्रावधान संविधान में किया गया है। उसमें आपको जो दी जाएगी वो दी जाएगी देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान। देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान, देखिए देशीकरण द्वारा क्या होता है। देशीकरण में ऐसे व्यक्तियों की बात की गई है संविधान में जिस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। साथियों यहाँ पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को जानिए कि अगर वह व्यक्ति किसी देश का नागरिक है जो भारतीयों को देशीकरण की नागरिकता नहीं देता है, मतलब हमारे देश के नागरिक को कोई दूसरा देश अगर देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दे रहा है, ठीक है, तो भारत भी देश के व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं देगा। मतलब यहां पर ऐसे देगा कि उस व्यक्ति को जो दुश्मन देश का हमारा नागरिक है, उसको अगर भारत का नागरिक बनना है तो पहले तो उसे उस देश की नागरिकता त्यागनी होगी। इतना बड़ा त्याग कि यहाँ भारत की नागरिकता मिली नहीं अभी, और जिस देश का नागरिक है उस देश की भी नागरिकता त्यागनी होगी। सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, बकाया दस्तावेजों के आधार पर उसे प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि हमने यहाँ पर जैसे पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की हमने नागरिकता को त्याग दिया। पाकिस्तान की नागरिकता त्यागने के बाद यहाँ पर भारत सरकार को उसे सूचना देनी होगी कि हमने वहां की नागरिकता त्याग दी है। तब वह व्यक्ति अगर अच्छे चरित्र का होगा, मेन बात यह है कि उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए उस व्यक्ति का। और ये आप कहेंगे चरित्र का कैसे पता चलेगा, तो बहुत तरीके हैं, भारत में बहुत एजेंसियां इसी पर काम कर रही हैं भारत सरकार के लिए कि वो आपके रहन सहन आने जाने आपके पीछे जासूसों की तरह लगे भी रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट रखी जाती है। ऐसे ही नहीं तो भारत में तो चाहे जब आतंकवादी हमले हो जाए, सिक्योरिटी काफी टाइट रखी जाती है, खुफिया जानकारियों द्वारा पूरे पता चलते हैं। खुफिया जानकारी होती कौन है, आपके आसपास ही जासूस बने रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि ये जासूस है ना। वो आपका साथ बिल्कुल घुल मिलकर रहते हैं जबकि काम कर रहे होते हैं भारत सरकार के लिए। तो ऐसी एजेंसियों द्वारा यहाँ पर पता लगा लिया जाता है कि नेचर कैसा है उस व्यक्ति का, तब जाकर उसको नागरिकता दी जाती है। और उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, वो भारत में तो नागरिकता ले रहा है लेकिन उसका उद्देश्य भी भारत में निरंतर रहने का हो, है ना, निवास करने का उसका उद्देश्य हो भारत में, तब जाके उसको दे दी जाएगी भारत की नागरिकता। अब साथियों कुछ एक्सेप्शन है, कुछ दुश्मन देशों के एक्सेप्शन है कि भले ही दुश्मन देश का नागरिक हो गए, तो यहाँ पर अपवाद के बारे में और पढ़ें आप कि अपवाद क्या क्या है। एक्सेप्शन, कोई भी ऐसा व्यक्ति साथियों जो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विश्व शांति में या फिर मानवीय प्रगति या कला में बहुत अच्छा फेमस व्यक्ति हो, भले ही वह दुश्मन देश से नाता क्यों ना रखता हो, लेकिन अगर वह इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा विश्व विख्यात है, सारे विश्व में उसे जानने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एडिसन का नाम आपने सुना होगा, पूरे विश्व में हर व्यक्ति जानता है ना उनको, बल्ब का आविष्कार किया ना एडिसन ने। आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आपने साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, लियो टॉल्स्टॉय का नाम सुना होगा, है ना, काफी एग्जाम में इनकी पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है। आपने सुना होगा साथियों मदर टेरेसा का नाम, है ना, यहाँ पर मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। ये तो मदर टेरेसा जो मानवीय प्रगति हमने आपको शब्द बताया कि किन किन क्षेत्रों पर दुश्मन देश से होने पर भी ये नागरिकता दे दी जाएगी, तो वो क्षेत्र हैं साथियों के साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में, मानवीय प्रगति या कला के क्षेत्र में।
तो मदर टेरेसा किससे संबंधित है? मदर टेरेसा मानवीय प्रगति से संबंधित है। मदर टेरेसा मानवीय प्रगति से संबंधित है। इन्होंने क्या किया, उस समय पर साथियों देश में कुष्ठ रोग के काफी मरीज हुआ करते थे, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। तो इसके मरीज आप जानते हो कि यहाँ पर ऐसी बुरी स्थिति मची हुई थी कि उनके कुष्ठ रोग के मरीज जो होते हैं, उनके हाथ पैरों से मतलब खून निकलता रहता है, मवाद बह रही होती है, बदबू आती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मास्क वगैरह लगा के, किट वगैरह पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के उनका इलाज करते हैं। लेकिन हमारे जैसे आज की स्थिति में कोरोना में डॉक्टर कर रहे हैं कि पूरे ग्लव्स वगैरह, किट वगैरह पहनकर, पीपीई किट पहनकर तब इलाज करते हैं, है ना। लेकिन हमारी मदर टेरेसा ने इन सब चीजों की चिंता नहीं की, क्योंकि देखो कुष्ठ रोग फैलने वाला तो था नहीं कि एक दूसरे छुआछूत से फैल रहा हो। कुष्ठ, उन्होंने खुद कुछ भी ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहने, बस बदबू आती थी तो उन्होंने इन सब चीजों की चिंता नहीं की और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। मानवीय प्रगति, मानव की प्रगति के लिए उन्होंने सेवा की, इसलिए मदर टेरेसा को आज हर कोई जानता है, विश्व विख्यात है ना। मदर टेरेसा का नाम हर किसी ने सुना होगा। तो ऐसे ही क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति फेमस है, तो भले ही वह दुश्मन देश से हो, उसे भारत की नागरिकता बिना एप्लीकेशन दिए ही दे दी जाएगी। स्वतः ही भारत के नागरिक उसे बना दिया जाएगा अगर वो बनना चाहता है ना। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अदनान सामी का। अभी अपने एग्जाम्पल ले लें अदनान सामी का। अदनान सामी साथियों कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका, और इन्हें भारत सरकार ने सम्मान के साथ नागरिकता दी है। सिर्फ नागरिकता ही नहीं, पूरे सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी ऐसे व्यक्तियों को, है ना। बस वो अपने क्षेत्र में विख्यात होने चाहिए। तो ये एक्सेप्शन है, इन्हें कोई भी किसी भी प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इन्हें भारत सरकार नागरिकता दे देती है आराम से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। अब एक और आता है साथियों के, और किस आधार पे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई भी क्षेत्र, नेक्स्ट जो पॉइंट है नागरिकता प्राप्ति का, पांचवा पॉइंट है, कोई भी क्षेत्र, क्षेत्र के भारत में शामिल हो जाने पर, क्षेत्र के भारत में शामिल हो जाने पर, अब भाई किसी भी पड़ोसी देश से मान के चलो भारत का विवाद हो गया, लड़ाई हुई बहुत, और भारत ने उस पड़ोसी देश के कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया और जीत लिया उस क्षेत्र को। तो वो क्षेत्र क्या हो गया, वो क्षेत्र साथियों वो भारत में मिल गया। इससे भारत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, और उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते होंगे, वो सारे के सारे व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। वो सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। बस भारत सरकार एक घोषणा करेगी और उस घोषणा के द्वारा सबके सब भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन से, बिना किसी प्रोसेस से गुजरे भारत के नागरिक बन सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास इसी तरह की जानकारियां पूरी तरह से आपको मिलती रहें। और साथियों पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको कराया जा रहा है पॉलिटी का, और मैथ का इवनिंग में 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो मैथ की क्लास को अटेंड करें, आपको काफी मजा आएगा। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारियां पाने के लिए और पूरा कंप्लीट सिलेबस करने के लिए जो भी स्टूडेंट अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आपको हर चीज से मेहनत सहायता की जा रही है ना। और बाकी यूट्यूबर चैनल से हटके ही यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे पॉलिटी की क्लास में। तो आना ना भूलें सुबह 6 बजे। चलिए, सभी को थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।